भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो कार्यक्रम है 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर झंडा फहराने का, ये कार्यक्रम निश्चित रूप से होगा और ये कार्यक्रम देश जोड़ने का है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी प्रकार की अपवाद या किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय युवा मोर्चा के पूरे कार्यक्रम के हम देखिए भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो कार्यक्रम है 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर झंडा फहराने का, ये कार्यक्रम निश्चित रूप से होगा और ये कार्यक्रम देश जोड़ने का है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी प्रकार की अपवाद या किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूरे कार्यक्रम के हम साथ हैं और हम अपील करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की सरकार से कि इस राष्ट्रव्यापी जो हमारा अभियान है, जिसमें कलकत्ता से चल करके जम्मू कश्मीर के लाल चौक में, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नीति से जुड़ा हुआ हमारा सैद्धांतिक कार्यक्रम है और निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की सरकार हमारा इसमें सहयोग देगी, साथ देगी। नेक्स्ट, वो तो जनरल डिबेट का है। कर्नाटका के सवाल पर जिस प्रकार से निरंतर कर्नाटका के राज्यपाल अपना बयान दे रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट रूप से कहना चाहेगी कि ऐसा कोई अधिकार जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन करने के बाद राज्यपाल कह रहे हैं तब तक नहीं है जब तक किसी जांच की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाए, जब किसी जांच समिति की रिपोर्ट ना आ जाए और अनुमानित स्तर पर किसी अभियान के साथ एक राज्यपाल को जुड़ करके इस प्रकार का बयान देना संविधान के खिलाफ है और हमारा ऐसा मानना है और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद जो कर्नाटक से हैं 24 तारीख को राष्ट्रपति से मिलेंगे और ज्ञापन देंगे और जो अभियान कर्नाटक के राज्यपाल ने चलाया हुआ है वो गैर लोकतांत्रिक है और पूरी तरह से अपने संविधान के खिलाफ है। सर, ऑन ब्लैक मनी देखिए, कपिल सिब्बल साहब मूल तक वकील हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने ये पूरा ब्रीफ सरकार की तरफ से ले लिया है। ये आवश्यक नहीं है कि वकील जब अपनी कोई बात कोर्ट में रखे तो वो तथ्य अपनी तरफ से रखते हैं, अपने जो वकील हैं उसकी तरफ से रखते हैं और मुझे लगता है कि सरकार में रह करके वो सरकार के मंत्री की तरह कार्य नहीं कर रहे हैं, वकील की तरह कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी जो टिप्पणियां हैं उन टिप्पणियों पर उच्चतम न्यायालय ने कहा है और बाकी सब लोगों ने कहा, यहाँ तक कि पीएसी के अध्यक्ष ने भी कहा है कि उन्हें अपने मर्यादा को समझना चाहिए, उन्हें एक मंत्री की भूमिका में कार्य करना चाहिए, ना कि एक वकील की भूमिका में। ऐसा लगता है कि इस बड़े भ्रष्टाचार के मामले में वो वकालत कर रहे हैं सरकार की, जो किसी रूप से स्वीकार्य नहीं। मैंने शुरू से कहा है कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, इन सब की मर्यादा का हम ध्यान देते हैं और जिस प्रकार से सीएजी के प्रतिवेदन पर जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम पर है, जिसमें लगभग 1,73,000 करोड़ के लूट का विषय उठाया गया है, जिस प्रकार से निरंतर कांग्रेस के साथी और कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के मंत्री एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ एक आवाज़ उठा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आगे आप भी नहीं उठाएंगे, ताबूत घोटाला हुआ था तो आप लोगों ने भी अगला सवाल सर, एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जरूरत है, क्या रिएक्शन? देखिए, उच्चतम न्यायालय ने अगर कोई फैसले को सही करार दिया है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सब विषयों को ध्यान में रख के किया होगा और हम उसका निश्चित रूप से सम्मान करते हैं। लेकिन ये विषय ज़रूर है जिसके बारे में यदि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जिस प्रकार से कई इलाकों का डेमोग्राफिक प्रोफाइल, चाहे वो बॉर्डरों पर हो, सरहदों पर हो या फिर किसी राज्य में धर्म परिवर्तन का हो, मुझे लगता है कि सरकार को और सभी संबंधित सरकारों को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। एक सवाल और है। ये छत्तीसगढ़ परिषद ने एक किताब छापा है महापुरुषों पर, तो उसमें लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ किसान लाठी खाए मारा जाए। देखिए, ये गंभीर चिंता का विषय है कि इस देश में ज़मीन के सवाल को लेकर, धरती के सवाल को लेकर के
और विशेष करके किसानों से जुड़े हुए सवालों को लेकर के जो सरकारों द्वारा ज़मीन अधिग्रहण करने का प्रयास है, जिस प्रकार से हम लोगों ने नोएडा में देखा, जिस प्रकार से वहाँ भी धरना आंदोलन चलता रहा, जिस प्रकार से आज इलाहाबाद में एक किसान की मौत हो गई है, ये चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसानों की ज़मीन को यदि सरकारें हड़प करना चाहेंगी, सरकारें कब्जा करना चाहेगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए किसानों से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है। और निश्चित रूप से हम किसानों के साथ हैं और इसमें राज्य सरकारों से हम सवाल पूछना चाहेंगे, और ख़ास करके केंद्र की सरकार जिन्होंने अभी तक कोई इस पर नीति नहीं बनाई है कि पूरे देश में उपजाऊ भूमि को, किसानों की धरती को, किसानों की ज़मीन को हड़पा जा रहा है और बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा बड़े बड़े जो रियल एस्टेट के लोग खरीद रहे हैं। निश्चित रूप से न केंद्र सरकार इसके प्रति अपनी संवेदना रखती है और न राज्य सरकार, और उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है वो इसी बात का पर्यायवाची है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कह दिया है और पूरे प्रतिपक्ष ने भी लोकसभा और राज्यसभा में जिस प्रकार से एक साथ जुड़ करके इस देश में जो बड़ा भ्रष्टाचार का जो मामला उठ के आया, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम का, जिसमें 1,73,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है, मैं समझता हूं कि देश में सभी राजनीतिक पार्टियां इस विषय पर साथ हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो कांग्रेस के खिलाफ, मनमोहन सिंह जी के सरकार के खिलाफ, सोनिया गांधी जी के सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप है, इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां हमारी समझ से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। इसमें राजनीतिक पार्टियों के आपस में किसी प्रकार के दुराव का कोई सवाल नहीं होता। Well, there is an UN Convention on Corruption. There are 142 countries who have signed that UN Convention on Corruption. India is one of the countries which has growing corruption in the country, which is being talked about. Supplemented with that, there is a large amount of black money stashed in the Swiss bank, and the Bharatiya Janata Party, along with the entire opposition, is demanding to know the list, and even the Supreme Court has vindicated our stand, which we have been witnessing. लेकिन भारत सरकार जो है अभी तक ढुलमुल रवैया है, उसका क्या रिएक्शन? देखिए, हम लोगों ने विश्वास किया था कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जब यूपीए सरकार बनी तो उन्होंने देश को आश्वस्त किया था कि 100 दिनों के भीतर स्विस बैंक में जितना काला धन जमा है उसको वापस लाके देश में रखेंगे। आज 1.5 साल बीतने को हैं, यहाँ तक कि स्विस बैंक के अधिकारी और स्विस सरकार और स्विस दूतावास के लोग ये कहते रहे हैं कि आज तक मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो अरबों करोड़ रुपया आज काला धन स्विस बैंक में जमा है, अभी तक भारत सरकार ने उसे वापस लाने की कोई कार्रवाई नहीं की। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये स्विस अधिकारी स्वयं कह रहे हैं कि भारत सरकार को कोई रुचि नहीं है कि उस काले धन को इस देश में वापस लाया जाए। तो फाइनली सर, ये जो रिशफल हुआ है, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फौज के भीतर यदि किसी प्रकार की बड़ी घटना होती है, भ्रष्टाचार का मामला होता है, तो हम परहेज करते हैं कि ऐसे सवालों पर बयान करें। और हमें विश्वास है कि ऐसे विषय जो कोर्ट में विचाराधीन है, यदि कोर्ट कोई कार्रवाई करती है तो स्वयं फौज के वरिष्ठ अधिकारी, उच्चतम अधिकारी और सरकार इन सब विषयों पर ध्यान देगी। और स्वागत, जब कोर्ट कोई निर्णय लेगा तो निश्चित रूप से हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करेंगे। फाइनली जो कैबिनेट रिशफल हुआ था वो क्या बीजेपी उसको सही मान? देखिए, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था, और जहाँ तक हम जानते हैं जब एनडीए की सरकार थी, जब हम लोगों ने रिशफल हुआ तो बहुत सारे मंत्री जो नॉन परफॉर्मेंस के लिए हटाए गए और बहुत सारे मंत्री ऐसे लाए गए जिनको देश को चलाने में उनके सहयोग का उनको लाया गया। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि देश के प्रधानमंत्री किसे और किस पद पर और किस कुर्सी पर रखते हैं। हमें इस बात का ज़्यादा चिंता है कि इस देश में भ्रष्टाचार के ऊपर देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। क्या इस रिशफल से, इस फेरबदल से क्या भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या इस फेरबदल से महंगाई पर कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या इस फेरबदल से जो देश में आतंकवाद फैल रहा है, जो नक्सलवाद फैल रहा है, उस पर कोई नियंत्रण हो सका है? तो देश के लोग महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर सवाल जानना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री से। देश के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि किस मंत्री को किस कुर्सी पर बैठाया जाए। मुझे लगता है कि महंगाई और भ्रष्टाचार से देश का ध्यान बांटने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने ये कदम उठाया है जो किसी योग्य नहीं है।